गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज आशीष शर्मा फ्रॉम सेमीगो इंटरनेशनल स्कूल अबोहर। और आज हम चर्चा करेंगे हिंदी व्याकरण के सबसे पहले अंग पर। क्योंकि जब मैंने आपको व्याकरण पाठ के बारे में पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जो व्याकरण होती है उसके मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं, जिसमें जो पहला अंग होता है उसका नाम होता है वर्ण विचार, दूसरे अंग का नाम होता है शब्द विचार और तीसरा जो अंग रहेगा उसका नाम होता है वाक्य विचार। सो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सबसे पहले अंग पर, जिसका नाम है वर्ण विचार। अंग्रेजी में फोनोलॉजी कहा जाता है। आई होप कि आप सभी को आपकी स्क्रीन पर जो हमारा पाठ है, दूसरा जो पाठ है वर्ण विचार फोनोलॉजी, ये दिखाई दे रहा होगा। सो आइए इस पर आज चर्चा शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, पाठ को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा, अच्छे से करना पड़ेगा। सो आइए आज उन पर चर्चा करते हैं और आइए देखते हैं कि क्या है इस पाठ में। इस पाठ में आप सीखेंगे वर्ण और वर्णमाला से क्या अभिप्राय है, स्वर और व्यंजन के कौन कौन से भेद होते हैं, और र का जो र वर्ण होता है हिंदी में, उसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है हमारी भाषा में। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप सभी के सामने है कमल और विद्यालय, 2 शब्दों को लिखा गया है और इनको अलग करके लिखा गया है। इनको अलग करने का जो कंसेप्ट है वो मैं आपको आगे जाकर ही करवाऊंगा। जिस प्रकार से इनको अलग किया गया है, इसमें से स्वरों को अलग किया गया है, उसका जो वो कंसेप्ट है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, क्योंकि ये आपके स्वरों पे जाके इस चीज़ को हम समझ पाएंगे अच्छे प्रकार से। सो ये आगे चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले एक डेफिनेशन है जो यहाँ पर हाईलाइट कर दी गई है, आप सभी देख पा रहे हैं इस डेफिनेशन को। यहाँ पर लिखा गया है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसे और अधिक सार्थक खंडों में न तोड़ा जा सके वर्ण कहलाती है। सो ऐसी जो हम कह सकते हैं छोटी से छोटी ध्वनि जिसको और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता है, खंड का अर्थात टुकड़े होता है, और जिसे टुकड़ों में तोड़ा नहीं जा सकता है वह वर्ण कहलाती है। और वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का जो समूह होता है, जिस प्रकार से एक फूलों की जब उनको फूलों को जोड़ लिया जाता है, उनका समूह बना लिया जाता है, तब वह एक माला बन जाती है। ठीक उसी प्रकार जब वर्णों का एक समूह होता है उसे वर्णमाला कहा जाता है। और हिंदी की जो वर्णमाला है उसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर की बात करें तो आप सभी के सामने लिखा गया है, बिना किसी अवरोध के स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले स्वर। ठीक है, जो बिना किसी अवरोध के, जो बिना किसी रुकावट के बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। और इनकी संख्या हिंदी में 11 है, जिसमें आप सभी देख पा रहे हैं अ, आ, ई, उ, री। री जो है वह भी स्वरों में ही पाया जाता है। ओ और औ, इस प्रकार से यह 11 स्वर जो आपके हैं यह पाए जाते हैं हमारी वर्णमाला के अंदर। और अब बात करते हैं स्वरों के उच्चारण के आधार पे जो उनका जो भेद बनाए गए हैं, जो उनको बांटा गया है, उसके बारे में। तो देखिए, स्वरों के भेद हैं जो मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं, वो आप सभी देख पा रहे हैं, स्क्रीन पे आपकी है। देखिए, सबसे पहले उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब ह्रस्व क्या होता है? जिसको बोलने में सबसे कम समय लगता है उसे ह्रस्व कहा जाता है। जिस प्रकार मैंने बोला अ, ठीक है, आपने देखा कि अ और आ, इन दोनों के अंदर डिफरेंस देखिए कि अ को बहुत जल्दी बोला गया और आ को बोलने के अंदर समय लगा है। ठीक है, तो जब आप बोलते हैं अ और फिर आप बोलते हैं आ, इस प्रकार से आप देखते हैं कि आपको टाइम लगता है दोनों को बोलने में। दोनों का जो ड्यूरेशन है, दोनों की जो हम बात करें समय की, उनमें आ में समय ज़्यादा लगता है। सो ह्रस्व स्वर वह होते हैं जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें कहा जाता है ह्रस्व। और इनकी संख्या 4 है, जैसे अ, ई, उ और री। ये ह्रस्व स्वर होते हैं, इनको बहुत जल्दी बोला जाता है, बोलने में समय अधिक नहीं लगता है। एक बार फिर से बता देता हूँ, 3 प्रकार के स्वर होते हैं। ह्रस्व सबसे पहला स्वर होता है, भेद होता है, क्योंकि ह्रस्व का अर्थ है जिसमें बोलने में सबसे कम समय लगता है, उसे ह्रस्व कहा जाता है। ठीक है, दूसरा आ गया दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है? जिसको बोलने में ह्रस्व से दुगना समय लगता है, जिसको बोलेंगे और ह्रस्व से डबल टाइम लगेगा उसको कहा जाता है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ में, दीर्घ शब्द का अर्थ एक और याद रखना, दीर्घ शब्द का अर्थ होता है बड़ा। जब कभी आप क्वेश्चन आंसर करते हैं, प्रश्न उत्तर आप करते हैं, उसमें लिखा होता है लघु प्रश्न उत्तर, दीर्घ प्रश्न उत्तर। तो दीर्घ का अर्थात बड़ा, अर्थात जितने भी बड़े शब्द हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है, ए ओ औ, ये सभी दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएंगे।
और इसके बाद में अंत में जो बात करेंगे वह है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है? ऐसे स्वर जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है या सभी भेदों से सबसे ज्यादा समय लगता है, उसे कहा जाता है प्लुत स्वर। और जो प्लुत स्वर है इसमें जो एक ही शब्द है ओम आपको दिया गया है, ठीक है। इसमें इस स्वर का प्रयोग प्राय बुलाने के लिए किया जाता है। कई बार हम फिल्मों में देखते हैं कि कोई बच्चा अपनी माँ को पुकार रहा था और इस प्रकार से बोलता है माँ, अर्थात जिसमें बोलने में अंत में अधिक समय आता है। जैसे मैं कहता हूं कि माँ, इसको बोलने में समय लग रहा है, परंतु यदि मैं बोलता हूं माँ, इसको बोलने में कम समय लगे। तो जो प्लुत स्वर होते हैं वो कौन से स्वर होते हैं? जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। जैसा आपके पास में अब लिखा गया है ओम। अब आपने ओम नहीं बोला, आपने बोला ओम। जो बीच में इसके जो समय आया, ठीक है, वह प्लुत स्वर के रूप में आपको दिखाई दिया गया। और ओम शब्द में जो ओ प्लुत स्वर है, प्लुत स्वर को लिखते समय उसके आगे जो ये उल्टे 3 का जो एक अंक दिया गया है इसको लिखा जाता है। और इस 3 का अर्थ ये माना जाता है कि इसको तिगुना के कारण माना जाता है कि तिगुना समय लगता है, इसलिए इस 3 को लिख दिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं अयोगवाह की। अयोगवाह क्या होता है? देखो, अयोगवाह वह होते हैं जिनको पहले हम मात्राओं के साथ में रख लेते थे। हम रख लेते थे कि हम जब भी करते थे छोटी कक्षा में हम देखते थे कि अंग अंगूर अणय खाली, हम ये करते होते थे। परंतु आज इसकी जो कैटेगरी है उसको बदल दिया गया है, वह अयोगवाह में रख दिया गया है। अयोगवाह के अंदर केवल ये 2 ही शब्द आएंगे, अ बिंदी और अ विसर्ग। ये जो 2 बिंदियां लगाई गई हैं इसका अर्थ होता है विसर्ग, ठीक है। आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो ये 2 बिंदियां लगाई गई हैं इस शब्द को ये जो 2 बिंदियां लगाई गई हैं इसको बोला जाता है विसर्ग, ठीक है। और ये जो ऊपर बिंदी जो लगाई गई है, ये जो ऊपर जो बिंदी लगाई गई है इसको हम कहते हैं अनुस्वार, ठीक है। ये अनुस्वार है, आप सभी के सामने है। अ के ऊपर जो बिंदी जो लगाई गई है इसकी मात्रा जो है वह अनुस्वार कहलाएगी और ये बिंदी लगाई जाती है, मात्रा के रूप में रहती है। जैसे आप देख पा रहे हैं अंक, जंग, पंक, शंख, मयंक। इस प्रकार से ये जो शब्द हैं सभी ये क्या है? अनुस्वार वाले शब्द हैं। इन सभी में बिंदी का प्रयोग कर दिया गया है। और दूसरा मैं आपको बता रहा था कि ये अ के पास ये जो 2 बिंदियां लगाई गई हैं इसको कहा जाता है विसर्ग और इसे संस्कृत से लिया गया है। और इसमें जो आवाज आती है वो ह की आती है, इसमें जो ध्वनि सुनाई देती है वह अ की सुनाई देती है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि अतः, हम बोलते हैं अतः, प्राय, फिर बोलते हैं प्रातः, दुख। इस प्रकार के जो शब्द हैं जिनमें विसर्ग लगाया जाता है उसमें ह की आवाज सुनाई देती है। सो आपने याद रखना है कि जो ये 2 शब्द हैं आपके, ये जो 2 शब्द जो आपके हैं यह हमेशा आपके किस श्रेणी में रहेंगे? यह रहेंगे हमारे अयोगवाह की श्रेणी में, ठीक है। हाँ जी, ये 2 शब्द हमारे रहेंगे अयोगवाह की श्रेणी में, ठीक है। हाँ जी, अब चलते हैं आगे की तरफ। अब आ गया अनुनासिक। अब देखिए, अनुस्वार तो वह था जिसमें जो वायु है केवल मुख से निकलती है, केवल मुंह से निकलती थी। परंतु अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक वह होता है जिसमें मुख और नाक से बोले जाने वाले, ठीक है। इसमें जब आप बोलेंगे तो जो हवा होगी वह नाक और मुंह के रास्ते दोनों तरफ से निकलेगी, इसलिए इसे अनुनासिक कहा जाता है। और अनुनासिक के लिए जो चंद्र बिंदु का हम प्रयोग करते थे, चंद्र बिंदु का प्रयोग हम हमेशा से करते आ रहे हैं, वह चंद्र बिंदु क्या कहलाती है? अनुनासिक कहलाती है। जिस प्रकार से आपके यहाँ पर शब्द दिखाई दे रहे हैं, आंख, पांव, चांद, गांव, हंसी और जितने भी है शब्द आप सभी देख पा रहे हैं आपके सामने, ठीक है। अब बात करते हैं हलंत की। हलंत का ये निशान है, आप सभी के सामने जो निशान है हलंत का वह ये है। देखिए हलंत क्या होता है? स्वर रहित। जब किसी अक्षर को आधा करना है, जब हम किसी अक्षर को आधा करके लिखते हैं तो वह क्या बनता है? हलंत उसमें लगा दिया जाता है, ठीक है। स्वर रहित करने अर्थात जब उसका स्वर हमने हटाना है तब हम इसका प्रयोग करते हैं, इसी को हलंत कहा जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि भट्टी। अब जो ट जो शब्द है उसको आधा नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर मैंने आधा प लिखना है तो मैं इस प्रकार से आधा प लिख दूंगा। अगर मैंने आधा ल लिखना है तो मैं इस प्रकार से आधा ल लिख दूंगा, ठीक है। परंतु जब हमारे पास में
कोई ऐसा अक्षर है जिसको आधा नहीं किया जा सकता, जिसमें से हमने स्वर को निकालना है, तो वह क्या कहलाएगा? वह स्वर जो होगा रहित करने के लिए हम हलंत का प्रयोग उसमें कर देंगे। ठीक है, हलंत होता है, यह चिन्ह हलंत का है और इसको बोलते हैं हलंत। अगर इसका काम की बात करें तो यह काम करता है किसी अक्षर को स्वर रहित करने के लिए, किसी अक्षर में से स्वर को निकालने के लिए। ठीक है, अब स्वरों की मात्राओं की बात कर लेते हैं। अब जो स्वर हैं उनका प्रयोग क्या है हिंदी में, किस लिए स्वरों को प्रयोग किया जाता है? तो जितने भी स्वर हैं वह मात्राएं बनाने का काम करते हैं। आप सभी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा गया है स्वर, और फिर लिखा गया है स्वर की मात्रा कौन सी बनती है, अक्षर में कैसे रूप होता है, अक्षर में किस प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है, और कौन से शब्द उससे बनते हैं। ठीक है, आप सभी के सामने है। अब देखिए, जो अ है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। जैसे मैंने लिखा क प्लस अ, तो यह क के अंत में जुड़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आ की मात्रा की यदि बात करें तो यह आ की मात्रा है, और यहाँ पर आपको दिखा दिया गया है किस प्रकार से यह कार्य करता है। फिर छोटी ई की मात्रा, फिर बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ, बड़े ऊ, और इसी तरह से री। जैसे मृग हम लिखते हैं, कृति यहाँ पर लिखा गया, देखिए बहुत ध्यान से, कृति जो ये नीचे जो लगाया गया है इसको र नहीं कहते हैं, इसको री कहते हैं, और यह एक स्वर है। फिर ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। सो ये सभी जो स्वर हैं, ठीक है, इन स्वरों का प्रयोग इन मात्राओं के रूप में किया जाता है। केवल अ जो स्वर है वह अपनी मात्रा नहीं बनाता, बाकी सभी जो स्वर हैं वह एक मात्रा बनाते हैं। इसी तरह से मात्राओं को सीख सकते हैं। जब आप बोलेंगे आ तो आपको पता चल जाएगा किसमें आ की मात्रा रही। जब बोला ई, अर्थात मात्रा जो आवाज बहुत कम आई, तो छोटी ई की मात्रा हमारे पास में यहाँ पे आएगी। मैंने बोला दिल, अब मैंने बोला दिल, आपने देखा कि दिल में ई में बहुत कम समय लगा। फिर मैं बोलता हूं कील, मैंने कील बोला, इसमें जो मात्रा है बड़ी है क्योंकि इसको बोलने में समय दिल से अधिक लगा है। दिल अर्थात छोटी की मात्रा, कील अर्थात बड़ी ई की मात्रा। आप सभी को हमेशा इसी चीज की प्रॉब्लम रहती है कि आप बोलते हैं कि मात्राओं में गलतियां होती हैं। मात्राओं में गलतियां होनी कब बंद होंगी? जब आप इस तरीके से अपने पाठ को पढ़ेंगे, जब आप अपने पाठ के अंदर मात्राओं का उच्चारण जो है वह सही करेंगे। क्योंकि आप ई, बड़ी ई दोनों को बिल्कुल सेम स्वर के अंदर बोलते हैं, बिल्कुल एक जैसे स्वर के अंदर बोलते हैं। जब आप बोलेंगे ना ई अर्थात छोटी की मात्रा, ई अर्थात बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, सो किल, ठीक है, किल अंग्रेजी का शब्द है किल, इस पे मात्रा लगेगी छोटी ई की, और कील इस पे मात्रा लगेगी बड़ी ई की। स्वर से जब आप बोलते हो उच्चारण से देख लिया करो कि मात्रा कौन सी है। यदि बहुत जल्दी आवाज आ रही है तो छोटी की मात्रा, और अगर बोलने में समय लग रहा है तो वह बड़ी की मात्रा है। इसी तरह से हम देखेंगे उ, मैंने बोला कुल, कुल बोला, बहुत जल्दी आवाज हमारे पास में आ गई। मैंने बोला स्कूल, आपने देखा समय अधिक लगा अर्थात बड़ा ऊ हो गया। मैंने बोला केवल, ठीक है, और यहां पर जिस प्रकार से लिखा गया है कैलाश, दोनों के बोलने में अंतर है, समय लगा है। इसी तरह से कोयल और कौन, कौन औ बोला जाता है। औ जब आएगा कौन, तब ओ जो हमारा औ होगा अर्थात जिसको आप बड़ा ओ बोल देते हैं वह रहेगा। और जब औरत या कोयल सीधी बात जब आएगी, सीधी आवाज जब आएगी तो वह छोटा ओ होगा। इस तरह से करिए, बहुत आसानी से समझ लेंगे पूरे पाठ को। तो ये थे स्वर और स्वर के प्रकार। स्वर जो होते हैं वह मुख्य रूप से होते हैं, अगर उनकी संख्या की बात करें वर्णमाला में तो 11 होती है, और अगर बात करें कि स्वर जो है उसके भेद कितने हैं उच्चारण के आधार पे, तो 3 भेद हैं, जिसमें ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त, ये 3 हमारे पास में रहेंगे। ह्रस्व जिसको बोलने में सबसे कम समय लगता है, दीर्घ जिसको बोलने में ह्रस्व से जो दुगना समय लगता है, और जो प्लुत है उसमें तिगुना समय लगता है तीनों स्वरों से। ठीक है, अभी बात करते हैं व्यंजन की। अब व्यंजन क्या होता है, पहले इस चीज पे चर्चा करेंगे। देखिए व्यंजन होता क्या है। व्यंजन होता है, इसकी डेफिनेशन आप सभी के सामने दी गई है, इसको पढ़ते हैं पहले। जिन वर्णों से लिखा गया है, जिन वर्णों के उच्चारण के समय में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, यहां तक आई समझ में, कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की, ध्यान से देखिएगा, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है व्यंजन कहलाते हैं।
ठीक है। हिंदी में मुख्य रूप से 33 हैं। अगर मूल व्यंजनों की बात करें 33 हैं, और जो संयुक्त यहाँ पर शब्द आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपकी पुस्तक में आपको बहुत आराम से यह दिखेगा। तो संयुक्त जो होता है, संयुक्त जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या 4 है, ठीक है। ये भी आपको बताऊंगा किस तरह से बने हैं संयुक्त व्यंजन, आगे इस पर बात करेंगे। और जो अन्य व्यंजन है, अन्य व्यंजनों में जो ये आपके पास में जो ये 2 व्यंजन लिखे गए हैं, इनको बोला जाता है उच्छिप्त व्यंजन। ये उच्छिप्त व्यंजन है, इनकी संख्या 2 है। इन सभी वर्णों को मिला के हिंदी के अंदर जो है 39 व्यंजन हो जाते हैं। और जो व्यंजन है उसके भी मुख्य रूप से जो भेद बांटे गए हैं वो 3 है। इन 3 भेदों में अगर व्यंजनों की बात करें, इनमें सबसे पहले आएगा स्पर्श व्यंजन, दूसरे स्थान पे आएगा अंतस्थ व्यंजन, और तीसरे स्थान पर आएगा ऊष्म व्यंजन। ये तो हैं जो हम उच्चारण के आधार पर जब बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे जो श्रेणियां हैं उसमें बांटा गया है। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं। देखिए, स्पर्श शब्द का अर्थ होता है टच होना, किसी चीज को स्पर्श करना अर्थात टच करना स्पर्श कहलाता है। हम बात करें स्पर्श व्यंजन की, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्थान भिन्नता के कारण, जहां पर आप कोई वर्ड जो है, कोई अक्षर जो है आप बोल रहे हैं, जैसे लिखा गया है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्थान की भिन्नता के आधार पर निश्वास वायु मुख से कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ का स्पर्श करके निकलती है, अर्थात जो हवा, जो वायु जो निकलेगी मुख से, वह हमारे मुंह के अन्य भागों को टच करती है, स्पर्श करती है, उन्हीं को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और क से लेके म तक जितने भी व्यंजन हैं वह सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और अगर बात करें इनकी संख्या की, तो इनकी संख्या 27 होती है, 25 होती है। ध्यान से सुनिएगा। अब उच्चारण स्थान है कौन कौन से? उच्चारण स्थान आपके पास में बांटा गया, सबसे पहला कंठ है, दूसरा तालव्य, तीसरा मूर्धन्य, और इस प्रकार से हमारे पास में रहेगा ओष्ठ, ठीक है, और रहेगा दंत। ये 5 प्रकार हमारे पास में रहेंगे जिसमें हम चर्चा करेंगे। सो आइए देखते हैं। ये आप सभी के सामने एक चार्ट के रूप में जो उच्चारण स्थान है वह आ गया है। ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए, सबसे पहले तो हिंदी में जो वर्ग हैं वह उनकी संख्या 5 है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब वर्ग कहते किसको है? हर एक लाइन का जो पहला अक्षर है, ठीक है ना, हर एक लाइन का जो पहला अक्षर है उस अक्षर के आधार पे वर्गों के नाम बना दिए गए। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, यहाँ पर क वर्ग है तो इसमें से यहाँ पे क आ गया, ठीक है। यहाँ पे च है तो यहाँ पे च आ गया, ट है तो ट आ गया। अर्थात जो भी कोई अक्षर है उसका पहला जो वर्ण रहेगा उसके आधार पे इसको हमने बना दिया है, ठीक है। अब क वर्ग की अगर हम बात करें तो क वर्ग में हम देख रहे हैं क, ख, ग, घ, ण, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये न होता है। बहुत सारे बच्चों का मानना ये है कि ये ड़ होता है, तो ड़ जो होता है वो आपके पास में यहाँ पे है और ड यहाँ पे है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये न है, इसको अण कहा जाता है। अंत में आपको एक टॉपिक करवाऊंगा कि किस प्रकार से न का प्रयोग किया जाता है, आपको बताऊंगा। सो अब फिलहाल चलते हैं हमारे जो जिस टॉपिक को हम करने के लिए भी आए हैं, उच्चारण स्थान की हमने बात करनी की। उच्चारण स्थान अर्थात कहाँ से बोला जाता है? कंठ। कंठ अर्थात गला। जब हमारे गले से किसी जो वर्ण है उसको बोला जाता है तो उसके लिए कंठ जाति का प्रयोग किया जाता है कि वह कंठ जाति का है। जब भी आप क, ख, ग आप बोलते हैं तो जो आपका गले से, जो आपकी जीभ का जो पिछला भाग है, आपकी जो जीभ का पिछला भाग है वह आपके गले को स्टक करता है, चिपकता है, स्पर्श करता है। इसलिए इसे कहा जाता है कि यह जो है पूरी जो पंक्ति है, यह पूरी की पूरी पंक्ति जो है, इसको माना जाता है कि यह कंठ्य है, ठीक है। ये पूरी लाइन जो है कंठ है, पूरी लाइन गले से बोली जाती है। जिस प्रकार क, ख, ग, घ, इसमें जो आपकी जीभ है वह ऊपर चिपकती है। जब हम डाउट सेशन लगाएंगे तब मैं आपको और क्लियरली थोड़ा सा इसको बताऊंगा, क्योंकि आपसे बुलवाकर जब मैं देखूंगा तो मेरे को और अच्छे से क्लियर हो पाएगा और आपको भी बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा। फिर तालु, च, छ। देखिए, आपके जो जीभ है, ठीक है, जीभ जब है आपके मुंह का जो ऊपरी भाग जो है, मुंह की जो आपकी ऊपरी जो परत है, उसको जब जीभ छुएगी तब उसको तालु बोला जाता है। और तालु से जो बोले जाएंगे वह बोले जाएंगे छ, ज, ज और न, ठीक है। ये वर्ण आपके बोले जाएंगे तालु से। इसी प्रकार से मूर्धा से ट, ठ। जहां पर आपका तालु खत्म होगा वहां पर आपका मूर्धा शुरू होगा और आपकी जो जीभ है वह जो स्पर्श करेगी इन अक्षरों में जब आप बोलेंगे आपके मूर्धा को। जैसे आपने बोला ट, ठ, ड, और जीभ का जो बिल्कुल जो शुरुआती भाग होगा
जो बिल्कुल आगे से जो पॉइंट होता है जीभ का वह टच करता है आपके मूर्धा को। दंत में आप देखेंगे जो दंत के अंदर आपके पास में रहेगा त थ द ध, इसमें जो ये पंक्ति है इसके जितने भी व्यंजन हैं जब आप इनको बोलेंगे तो आपकी जीभ का जो पॉइंटर जो टाइप होगा जो भाग होगा वह आपके दांतों को ऊपर वाले दांतों को टच करेगा, स्पर्श करेगा। त थ द ध न, इस प्रकार से जब आप इसको छुएंगे तो यह आपका दंत बनेगा। ओष्ठ, ओष्ठ अर्थात ओष्ठ जो वर्ण है एक तरह से यह जो शब्द लिखा गया है यह एक तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द इसका रहेगा होंठ, जो हम नॉर्मली प्रयोग में लेके आते हैं। ठीक है, जब होंठों के प्रयोग से कोई व्यंजन बोले जाएंगे उनको ओष्ठ व्यंजन में रखा जाएगा। जैसे फ, ब, भ, म, इन सभी को बोलने के लिए होंठों को आपस में जोड़ा जाता है फिर छोड़ा जाता है, उस प्रकार से यह व्यंजन जो है वह बोले जाते हैं। तो इस प्रकार से यह आपका रहेंगे ओष्ठ व्यंजन। इनको बोल के देखिएगा। और ये जो दो व्यंजन आपके पास में हैं इन दो व्यंजनों को कहा जाता है उच्छिप्त व्यंजन। इन्हीं को मिलाकर हमारे जो स्पर्श व्यंजन होते हैं इनकी संख्या होती है 27। ये याद रखिएगा, इन्हीं दो को मिला के हमारे जो स्पर्श व्यंजन होते हैं इनकी संख्या 27 हो जाती है, 27 हो जाती है। आप गिन सकते हैं, यहाँ पर आप सभी के पास में 5 हैं और यहाँ पर भी इस लाइन में 5 बनते हैं। सो आप जानते हैं 5 गुणा 5 25 होता है, और 2 इनको जब आप साथ में मिला लेते हैं तब आपके पास में जो संख्या बन के आती है वह बन के आती है 27 या 27। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रकार की। जो अगला प्रकार रहेगा वह कौन सा है, वह अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन अर्थात जो न तो स्वर है न ही व्यंजन है, इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं, आधा स्वर भी कहते हैं। ये ना तो स्वर की तरह है न व्यंजन की तरह है, क्योंकि इनको बोलने में जो किसी भी प्रकार का हम कह सकते हैं संघर्ष नहीं होता है। इनका उच्चारण मुख के भीतर की ओर से होता है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन भी कह देते हैं। ठीक है, इनको बोलने के लिए जो उच्चारण होता है वह क्या है, मुख के अंदर से होता है। जिस प्रकार से स्वरों का होता है, जिस प्रकार से स्वरों का उच्चारण मुख के भीतर से होता है, अ ई उ सभी का मुख के भीतर से होता है, मुंह के अंदर से होता है, इसी तरह इनका भी जो उच्चारण है वह स्वरों की तरह मुख के अंदर से होता है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और इनकी संख्या 4 है। य र ल व अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म शब्द का अर्थ होता है गर्मी। जब हम गर्मी की बात करते हैं, गर्मी ऊष्मा के लिए गर्मी शब्द का प्रयोग किया जाता है। सो ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। सो जब आप किसी जो व्यंजन है उसको बोल रहे हैं और आपके मुख से गर्म हवा निकल रही है, ठीक है, इस उच्चारण में निश्वास वायु घर्षण के साथ, यहाँ पर लिखा गया है घर्षण अर्थात रगड़ के साथ मुख से बाहर निकलती है और गर्म हो जाती है, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। आप खुद बोल के देख सकते हैं, जब आप इन व्यंजनों को बोलेंगे, इस तरह मुख पे हाथ रख लें, अपने मुख पे हाथ रख के बोलना श, श, स, ह। इनमें आप देखेंगे कि तुलनात्मक रूप में अगर आप देखें कि बाकी जो वर्ण होंगे उनसे इनमें जो हवा निकलेगी वह गर्म होगी, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या भी 4 है, याद रखिएगा। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है, और स्पर्श व्यंजन जो है उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या 27 है। अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करते हैं आगे की। उच्छिप्त व्यंजन बता चुका हूं। इनको उच्छिप्त कहते क्यों है, उच्छिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। ठीक है, जब आप उच्छिप्त व्यंजनों को बोलते हैं ढ ढ, तब जो आपकी जीभ है उसको एक तरह से फेंका जाता है, ढ ढ एक तरफ से जब फेंकते हैं, इसीलिए इनका नाम उच्छिप्त व्यंजन रखा गया है, और इसीलिए इन्हें कहा जाता है कि यह जो है उच्छिप्त व्यंजन में रहेंगे, एक अलग इनकी कैटेगरी बनाई गई है इसीलिए। ठीक है, हाँ जी। फिर अगला जो हमारे पास में आता है वह है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त शब्द का अर्थ होता है जॉइंट, जब दो चीजें आपस में मिली हैं, जैसे एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, मैंने इनके बीच में एक और लाइन लगा दी और इनको मैंने जोड़ दिया, मैंने इनको संयुक्त कर दिया। ठीक है, जब मैंने इनको संयुक्त कर दिया अर्थात मैंने इनको ज्वाइंट कर दिया, तो संयुक्त का अर्थ है जुड़ना। अब इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है, इनको संयुक्त व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं। देखिए क और श, ये दोनों मिलकर बना है क्ष, आप सभी के सामने दिखाई दे रहा है आपको। इसी तरह से हिंदी में त और जो र है, इन दोनों के मेल से बना है त्र।
ठीक है। इसी तरह से ज और नैया आप जिसको बोलते हैं उसके मेल से बना है ज्ञ, और श प्लस र के मेल से बना है श्र। तो जब दो वर्णों के मेल से कोई एक वर्ण बनता है, मिलकर जोड़कर दोनों के जुड़ने से एक जो कोई व्यंजन हम सभी के सामने बनकर आ रहा है, उसको हम कह देते हैं संयुक्त व्यंजन। आशा करता हूँ आपने इसे बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। जब डाउट सेशन लगाएंगे फिर से इस पर बात करेंगे जरूर, ठीक है। अब बात करते हैं द्वित्व व्यंजन की। द्वित्व व्यंजन क्या होता है? द्वित्व का अर्थ है दो, ठीक है। जब एक ही कैटेगरी के या दो समान व्यंजन के संयोग से जब एक कोई शब्द बनता है या एक व्यंजन बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं द्वित्व व्यंजन। देखिए कैसे, आधा च, मैंने आपको बताया था कि हलंत का प्रयोग किया जाता है आधा करने के लिए किसी भी जो वर्ण को, और यहाँ पर पूरा च, यहाँ पे हलंत लगी हुई है अर्थात ये आधा है। अब आप देख रहे हैं कि यह यहाँ पर च और च, देखिए दो हो गए हैं। इसी तरह से यहाँ पर कुत्ता, त और त दो हो गए हैं, सत्ता या पत्ता। आप देख रहे हैं कि एक ही कैटेगरी के दो दो व्यंजन इकट्ठे आ रहे हैं, अर्थात दो आ रहे हैं। ये मान लीजिए कि दो आ रहे हैं, दो रूप में आ रहे हैं। इसी को ही कहा जाता है द्वित्व व्यंजन, और द्वित्व का अर्थ भी दो ही होता है, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर होगा बहुत अच्छे से ये भी। फिर भी अगर कोई डाउट लगे तो जब हम डाउट सेशन लगाएंगे और अच्छे से इसको पढ़ेंगे, जब आप साथ होंगे तो और अच्छे से इस चीज़ को हम कर पाएंगे, ठीक है। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के अन्य दो भेद भी हैं। इसके जो आधार हैं वह श्वास वायु की मात्रा के आधार पर होते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण है, इनको क्या है कि जब जो वायु जो होती है उसके आधार पे ही होते हैं, श्वास वायु के आधार पे ही होते हैं कि किसमें कितनी ज़्यादा निकलती, किसमें कम निकलती। जिसमें कम निकलती है वायु उसको अल्प प्राण कहा जाता है, और जिसमें ज़्यादा निकलती है उसे महाप्राण कहा जाता है। इसके अर्थात यहाँ पर सघोष और अघोष भी होते हैं, वो आपके जो पाठ्यक्रम में नहीं है। उनमें भी घर्षण की बात होती है कि कितना घर्षण हो रहा है। जिसमें घर्षण होता है वह सघोष होते हैं, और जिनमें घर्षण नहीं होता है वह अघोष होते हैं। सो बहुत ही ऊंचे लेवल के जो मतलब कि हम कह सकते हैं कि एक पाठ है, इसको बहुत अच्छे से समझना आपके लिए ज़रूरी है। अल्प प्राण की अगर बात करें, अल्प प्राण, अल्प शब्द का अर्थ होता है कम, ठीक है। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी शब्द का हम प्रयोग करते हैं अल्पसंख्यक, उसके लिए हम करते हैं माइनॉरिटी के लिए, ठीक है। सो अल्प का अर्थ कम होता है, और जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा कम और कमजोर, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कम और कमजोर होकर निकलती है, उन्हें अल्प प्राण कहा जाता है। अब है क्या, बहुत आसानी से याद करना है, क ग और न, ये जो आपके पास में व्यंजन आ गए, इसी प्रकार से च ज और नहीं, और इसी तरह से आपके पास में आ गया ट ढ और अण, और त ध न, और प ब म, और य ल व, ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आप सभी के सामने हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आपके पास में रहेगा। बहुत ही तरीके से इस चीज को याद रखना कि पहला, और उसके बाद में आपका रहेगा तीसरा, ठीक है, और फिर रहेगा पांचवा, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, पहला, तीसरा और पांचवा जो आपका वर्ण होगा वह कहलाएगा अल्प प्राण, ठीक है, वह कहलाएगा अल्प प्राण। ये देखिए यहाँ पर पहला, तीसरा और पांचवा, किसी भी जो आपका कोई भी आपका जो वर्ग है उसका पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण कहलाएगा। हमेशा इस बात को ध्यान से रखिएगा, ठीक है। इस चीज को समझना है कि पहला, तीसरा और पांचवा हमेशा क्या कहलाएगा? अल्प प्राण कहलाएगा। बच्चे कौन से? दूसरा और चौथा बच्चे, और वो दूसरा और चौथा क्या कहलाएगा? वह दूसरा और चौथा महाप्राण कहलाएगा। अल्प प्राण क, ख, ग, जिनको बहुत बोलने में हवा जो है कमजोर है और बहुत कम मात्रा में निकल रही है उनको तो अल्प प्राण कहा जाएगा। जिनको बोलने में अधिक लगेगी जब, ठीक है, अधिक वेग होगा, अधिक तेजी से जब बाहर आएगी, तो वो कौन से होंगे? वह महाप्राण होंगे। और इसमें कौन कौन से होंगे? दूसरा होगा और चौथा होगा। इसी तरह से दूसरा और चौथा, हर तरफ वही, पहला, तीसरा, पांचवा जाएगा अल्प प्राण में, और दूसरा और चौथा जाएगा आपके महाप्राण में। तो यहां से दिखाता हूं आपको, इस बार आप अच्छे समझ लेंगे। देखिए यहाँ पे पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, आप सभी देख रहे हैं जहाँ पे कर्सर जा रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इस तरह से जो पहला हो गया, जो ये वाला हुआ, ठीक है, और सॉरी, और ये वाला हुआ, ठीक है, और ये वाला हुआ।
ये तो आपके कौन से रहेंगे, ये आपके रहेंगे अल्प प्राण, और ये जो दोनों रहेंगे, ये वाले जो दो हैं, ये आपके रहेंगे महाप्राण। ठीक है, बस इस तरीके से आपने इस चीज को याद रखना है। हाँ जी, अब अल्प प्राण महाप्राण आप कर चुके हैं। इसके बाद में देखते हैं र के रूप। अब जो र है, मैं आपको बता दूं कि हिंदी के अंदर जो र है उसको 4 रूपों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हिंदी के अंदर र को 4 रूप के अंदर प्रयोग में किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है, जब देखिए र में ऊ जुड़ गया, ठीक है, र में जब छोटा ऊ जुड़ा या बड़ा ऊ जुड़ा, जब छोटा ऊ जुड़ता है तो यह इस प्रकार से रहता है, देखिए इसका जो मुंह है वह खुला है। ठीक है, जब र में छोटा ऊ जुड़ेगा तब यह जो है इस प्रकार से रू बनेगा, क्योंकि इसमें देखिए मुंह खुला है। और जब र में बड़ा ऊ जुड़ेगा तब ये देखिए कुछ इस प्रकार से बनेगा, आपके सामने है कि इसमें एक हम पहले एक डंडी लगा देंगे, उसके बाद में उसको गोलाई से लिखेंगे। ठीक है, गोल करके लिखेंगे, यह र का बड़ा रूप रहेगा। ठीक है, अब र से पहला व्यंजन यदि स्वर रहित है तो व्यंजन पूरा लिया जाता है और र विकृत रूप में पैरों में लगा दिया जाता है। इनका बोलना है कि र से पहले वाला व्यंजन अगर आधा है, अर्थात ये देखिए आप सभी के सामने आ रहा है। ठीक है, अगर र से पहले वाला व्यंजन आधा है तो यह किस रूप में लिया जाएगा, पैर में लगा दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए इन्होंने क की उदाहरण भी दी है। क के पहले वाला र, ये र है, इससे पहले वाला व्यंजन जब आधा हुआ तो प क्या कर दिया गया, प को हलंत लगा दिया गया और जो यह पैर में आ गया। ठीक है, इसी तरह से आपको आगे दिखाते हैं कि र जो है, र स्वर रहित होने पर भी अगले व्यंजन के ऊपर लगता है। जब र स्वर रहित होगा तब वह कहाँ लगेगा, देखिए र आधा है और म, क्योंकि र के साथ में कोई स्वर नहीं है तो र कहाँ लगाया जाएगा, आगे वाले व्यंजन के ऊपर लगाया जाएगा। जब र स्वर रहित है मतलब कि र में हलंत है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना, यहाँ पे र आधा नहीं था, यहाँ पे आगे वाला व्यंजन आधा था, यहाँ पे र खुद आधा है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है सभी ने कि यहाँ पे र खुद आधा है, तब यह आगे वाले व्यंजन के ऊपर लगाया जाएगा। ये इसको बोलते हैं पदेन। एक बात का ध्यान रखना, इसको पदेन बोला जाता है। ये जो पैर में जो लगाया जा रहा है इसको बोलते हैं पदेन, और ये जो सिर पर जो लगाया जाता है, ये जो र सिर पर लगाया जाता है ये वाला, इसको बोलते हैं रेफ। ठीक है, इसका ध्यान रखना कि इसको बोलते हैं रेफ। ये बहुत जरूरी नाम है, इनको याद रखना है आपने। इनको रेफ बोला जाता है जो सिर पर लगाए जाते हैं, और जो पैर में लगाए जाते हैं उनको पदेन बोला जाता है। ठीक है, अब ट और ड के बाद जो साथ जो र का प्रयोग होता है वो किस प्रकार से होता है, देखो ट और जो र है, ट और र, यह कैसे आएगा, ट के पैर में र आएगा और इसको भी पदेन ही बोला जाता है। क्योंकि बाकी अक्षरों के आप यहाँ पे देख रहे थे कि पैर में इस प्रकार से लगा दिया था इन्होंने, परंतु यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर हमारे पास में स्थान नहीं है। यह जो व्यंजन है वह गोलाकार व्यंजन है, घुंडी वाले हैं, इसलिए इनके पैर में र लगाया जाएगा और इस प्रकार से जो र का प्रयोग जो है यहाँ पर किया जाएगा, ये वाले र का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्थान है उसकी कमी है। यहाँ पर गोलाई वाले अक्षरों के हमेशा इस प्रकार से लगाया जाता है। ठीक है, अब श के साथ आपको बता ही चुका हूँ कि जब श के साथ में आधा र आएगा तो वह संयुक्त व्यंजन बन जाएगा, वह क्या बन जाएगा, श्र बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से स के बाद में यदि र आता है, बिल्कुल ठीक वही उसी प्रकार ही है ये, जिस प्रकार से प वाला था तो यह पैर में लगा दिया जाएगा। हम पढ़ चुके हैं इसको पहले ही। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे पास में जो रहेगी नेक्स्ट जो चीज़ है वो है अनुस्वार और पंचम वर्ण। अनुस्वार में आप सभी को बता चुका था, जिसको आप बिंदी बोलते हैं उसको अनुस्वार बोला जाता है। और पंचम वर्ण के बारे में मैंने आपको बताना था कि जो भी हमारे जो वर्ग हैं, जितने भी वर्ग हैं, उसके वर्ग की जो 5वीं लाइन होती है, जिस प्रकार यहाँ पर आपने देखा क ख ग के साथ में अनुस्वार अंत में ये रहता है आपके पास में ण, तो जो पांचवा जो कोई भी 5वीं लाइन होगी वह किस रूप में रहेगी, वह एक अनुस्वार के रूप में रहेगी, बिंदु बनेगा उसका। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया है अंक। अब अंक के लिए अगर हम अंक को खोल के लिखें तो यहाँ पे आप सभी के सामने इन्होंने इस प्रकार से लिख दिया है
सभी का मानना होता है कि जो बिंदु होता है वह न ही लगता है, यह ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर जिस बिंदु का प्रयोग किया गया है वो ये वाला बिंदु है, इस बिंदु का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसी तरह से अगर बात करें नेक्स्ट की, तो जो च छ ज इसकी जो लाइन होगी ये सेट किया गया है हमेशा से, इस चीज़ को याद रखना कि क ख ग की जो लाइन होगी ना, ग घ की लाइन होगी, उसके साथ हमेशा ये प्रयोग में लाया जाएगा, हमेशा यही न प्रयोग में आएगा आधे रूप में, ठीक है। और अगर बात करें च छ ज, ये जो लाइन रहेगी इसके साथ इस न का प्रयोग किया जाएगा आधे रूप में, बिंदु के रूप में, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ट ठ ढ के साथ में हमेशा, जैसे आप देख रहे हैं कंटक, यहाँ पे ट आया, ये ट इसकी लाइन है, यहाँ पर आप ट देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी आप ट देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो बिंदी जो रहेगी ट के आगे वो कौन सी रहेगी, अन रहेगी, वो इनकी लाइन की ही एक तरह से बिंदु बनेगी, इन्हीं का ही न लेकर बिंदु बनेगा। फिर आया त थ द ध न, अब ध के साथ में या द के साथ में ये बिंदी ही हमेशा आपको मिलेगी। जिस प्रकार से आप सुंदर लिखते हैं, आपने यहाँ पर देखा बंद लिखा हुआ है, सो बंद की जो बिंदी जो है वो कौन सी है, ये वाली है। अब ये वाली क्यों है, क्योंकि हमारे पास में जो पंक्ति है उसमें हमारे पास में द आ रहा था और द उसका आगे वाला व्यंजन है, सो द के साथ में कौन सा न प्रयोग में आएगा, हमेशा ये वाला आएगा। प फ भ के साथ में कौन सा आएगा, म आएगा, जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है अंबर। अब ब आया तो आधा म आप देख रहे हैं, सभी संवाद करते हैं हम, खंबा, ये सभी शब्द आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सो आशा करता हूँ आपने पाठ को अच्छे से समझा होगा। इसके बाद में जब हम अपना डाउट सेशन लगाएंगे तब इसको और अच्छे से समझाऊंगा थोड़ा सा मैं आपको, क्योंकि अभी मैं ये क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ कि आप किसी चीज़ पे कहाँ पे आपको कठिनाई आ रही, क्या चीज़ आप मुझसे पूछना चाहते हैं। तो इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, जब हम डाउट सेशन लगाएंगे कोई भी आपको डाउट लगे उसमें हम ज़रूर आपका क्लियर करेंगे। और अच्छे से जो हमारा ये पार्ट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हमने ज़रूर करना है, अच्छे से समझना है। अगर इसमें से आप कोई एक चीज़ छोड़ देते हैं, आप सोचते हैं कि अगर ये पार्ट मुश्किल है इसको हम छोड़ दें, तो आपको आगे जाके बहुत कठिनाई आएगी, क्योंकि सभी जो व्याकरण के जो पार्ट होते हैं आपस में मिले जुले होते हैं, एक दूसरे से जुड़कर चलते हैं, संयुक्त होते हैं एक तरीके से, ये मान लीजिए। सो अगर आप इसमें से कुछ छोड़ देंगे तो आगे जाके आपको उस चीज़ में दिक्कत आएगी। सो ये बेसिक चैप्टर है, इसको अच्छे से क्लियर करिएगा, जब हम डाउट सेशन लगाएंगे तब इसको और अच्छे से करेंगे। आज के लिए इतना ही।